नमस्कार साथियों, टेक्निकल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा 20 फरवरी 2017 को प्रथम पारी में आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, प्रदीप्ति की इकाई क्या है? यानी प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? तो देखो, इससे संबंधित दो तीन प्रश्न पूछ लेते हैं। एक तो केवल प्रदीप्ति से संबंधित पूछते हैं कि प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, तो प्रदीप्ति की इकाई ल्यूमन या सॉरी प्रदीप्ति की इकाई लक्स या ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो प्रदीप्ति के बारे में पूछ ले तो ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर या लक्स। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रदीप्ति पुंज, जिसे हम ज्योति फ्लक्स या ल्यूमन फ्लक्स कहते हैं, इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है ल्यूमन। कई बार ज्योति तीव्रता यानी प्रदीप्ति तीव्रता या ल्यूमेंस इंटेंसिटी के बारे में पूछ लेते हैं, यानी प्रदीप्ति तीव्रता के बारे में पूछ लेते हैं, तो इसका होता है कैंडला या ल्यूमन प्रति स्टेडियन। कई बार प्रदीप्ति दक्षता के बारे में पूछ लेते हैं, तो इसका होता है ल्यूमन प्रति वाट। तो इस प्रश्न के अंदर प्रदीप्ति के बारे में पूछा है कि प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, तो प्रदीप्ति की इकाई होती है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर या लक्स। तो ऑप्शन देखो, कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर, लक्स, स्टेडियन, ल्यूमन। तो राइट आंसर हो गया बी की लक्स होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई प्रेरणी मोटर निम्न में से किस से चलती है? कोई भी इंडक्शन मोटर है, निम्न में से किस प्रकार की सप्लाई से चलती है? ऑप्शन देखो, दृष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा दोनों। इंडक्शन मोटर है तो केवल एसी से ही प्रचलित होगी, तो दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों से नहीं। केवल दृष्ट धारा केवल डीसी नहीं, केवल नियंत्रण धारा दृष्ट धारा नहीं, केवल प्रत्यावर्ती धारा सही है। तो डी ऑप्शन से होगा कि केवल एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा से प्रचलित होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि के ऋणात्मक है तो तापमान के बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है और ऐसे यंत्र को क्या कहते हैं? यानी के का मान ऋणात्मक है तो क्या होता है कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। तापमान बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, तो इसे हम एनटीसी कहते हैं, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट या ऋणात्मक ताप गुणांक, जिसे थर्मिस्टर भी कहते हैं। ऑप्शन देखो, व्युत्क्रम ताप गुणांक थर्मिस्टर नहीं, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ताप गुणांक थर्मिस्टर नहीं, धनात्मक ताप गुणांक थर्मिस्टर। धनात्मक ताप गुणांक तो हो गया पीटीसी, पीटीसी थर्मिस्टर नहीं होता है, तापवर्धक या सेंसर होता है, तो ये भी नहीं होगा। डी में क्या है, ऋणात्मक ताप गुणांक थर्मिस्टर यानी एनटीसी थर्मिस्टर सही है। तो के का मान ऋणात्मक है तो एनटीसी थर्मिस्टर, के का मान धनात्मक है तो पीटीसी यानी धनात्मक ताप गुणांक, जिसे हम तापवर्धक या सेंसर भी कहते हैं। तो इसमें ऋणात्मक का पूछा है तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ऋणात्मक ताप गुणांक या थर्मिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्न में से किस चीज से बना होता है? जो शुष्क सेल है, जिसे हम कार्बन जस्ता सेल कहते हैं, इसका जो ऋणात्मक छड़ है या ऋण जो छड़ है वो किसकी बनी होती है? तो ये जस्ते की बनी होती है। वोल्टाइक सेल, लेकलांची सेल, डेनियल सेल या शुष्क डेनियल सेल, शुष्क सेल, क्षारीय सेल, मरकरी सेल और सिल्वर सेल, जो भी प्राथमिक सेल होते हैं इन सभी में ऋण प्लेट है या ऋण जो छड़ है वो जस्ते की बनी होती है। केवल एक लिथियम सेल है, इसके अंदर ऋण छड़ लिथियम की होती है, बाकी सभी प्राथमिक सेलों के अंदर ऋण छड़ जस्ते की होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क सेल की ऋण प्लेट जस्ते की होती है। यदि धन के बारे में पूछ ले तो कार्बन की है, यानी धन जो छड़ है वो, तो ऋण किसकी होगी, जस्ते की। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब विद्युत प्रवाह किसी चालक विलयन से गुजरता है, विद्युत प्रवाह किसी चालक विलयन से गुजरता है तो घोल के रंग में बदलाव होता है, यह क्या दर्शाता है? यानी जब कोई धारा है वो विलयन में से गुजरती है तो इस विलयन के रंग में कुछ बदलाव हो जाता है, इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखो, विद्युत का प्रकाशीय प्रभाव नहीं, रसायन में से प्रभावित हो रही है तो रासायनिक प्रभाव होगा। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव नहीं, विद्युत का तापीय प्रभाव नहीं, विद्युत का रासायनिक प्रभाव सही है। तो
राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा कि विद्युत का रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा के मान के लिए फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा। फॉर्म फैक्टर का मान पूछा है। फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। किसका, जो साइनोसोडल वेव इसका, और इस यही पूछा है कि साइनोसोडल वेव का फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, 1.11। कई बार पिक फैक्टर के बारे में पूछ लेते हैं कि इसका शिखर गुणांक पिक फैक्टर क्या होता है, तो पिक फैक्टर का मान होता है 1.414। तो फॉर्म फैक्टर का मान तो कितना है, 1.11। पिक फैक्टर के बारे में पूछ ले तो 1.414। फॉर्म फैक्टर क्या होता है कि आरएमएस मान व औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है, जबकि पिक फैक्टर या शिखर गुणांक क्या कहलाता है कि मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का अनुपात पिक फैक्टर कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर का मान पूछा है तो 1.11। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एपीटी में कितने टर्मिनल होते हैं, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। तो देखो एपीटी किस प्रकार का होता है, इसका प्रतीक यह है एपीटी, और ये हो गया एन चैनल। पी चैनल है तो ये एरो बाहर की तरफ हो जाएगा, ये ड्रेन, ये सोर्स और ये गेट। यदि पी चैनल, तो पी चैनल में क्या हो जाएगा, एरो है ये अंदर की तरफ ना होकर बाहर की तरफ है तो पी चैनल। अब इसमें क्या पूछा है कि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 3 होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। कई बार पूछ लेते हैं परत कितनी होती है, परत भी एपीटी में 3 होती है। संगम कितने होते हैं, तो जंक्शन पूछ ले तो कितने होते हैं, 2 पीएन 2 जंक्शन होते हैं या 2 पीएन जंक्शन होते हैं। तो इसमें संयोजक बिंदु के बारे में पूछा है तो 3 संयोजक बिंदु हो जाएंगे। नाम पूछ ले तो ड्रेन, सोर्स और गेट। राइट आंसर हो गया 3, किसमें, सी ऑप्शन में देखो। नेक्स्ट प्रश्न है, तार पूर्ण तार डालने योग्य फ्यूज यानी रिवाइंडेबल फ्यूज की तुलना में एचआरसी फ्यूज का लाभ क्या है, यानी हाई रिपर्सिंग कैपेसिटी वाले फ्यूज का लाभ क्या है जो पूर्ण तार स्थापित या रिवाइंडेबल फ्यूज है इसकी अपेक्षा। ऑप्शन देखो, आग से सुरक्षा अनुपस्थित, काल प्रभाव, प्रभावन प्रभाव की उपस्थिति, अल्प गिरावा, उच्च विदरण क्षमता। एचआरसी की जो विदरण क्षमता होती है वो उच्च होती है, तो इसीलिए इसका नाम है उच्च विदरण क्षमता या हाई रिपर्सिंग कैपेसिटी। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, उच्च विदरण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सीलिंग फैन के घूमने का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी जो सीलिंग फैन यानी छत पंखा है, इसमें जो मोटर लगी होती है वो कौन सी होती है, यानी उसका सिद्धांत क्या है। ऑप्शन देखो, डिस्ट द्वारा सरणी मोटर, यानी इसमें जो डिस्ट द्वारा डीसी श्रेणी मोटर लगी होती है क्या, नहीं। संधारित्र का उपयोग करने वाली एक कला प्रेरण मोटर, सही है। सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर होती है, यानी परमानेंट कैपेसिटर सिंगल फेज मोटर होती है, तो सही है। तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर लगी होती है क्या, नहीं। ओम का नियम ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। संधारित्र का उपयोग करने वाली एक कला प्रेरण मोटर होती है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थिति में से किस में आदर्श डायोड ओपन स्विच की तरह काम करता है। किस स्थिति में एक डायोड है वो ओपन स्विच की भांति काम करता है। ओपन स्विच किस में करता है, रिवर्स बायस में। क्लोज स्विच की भांति यानी क्लोज सर्किट की भांति किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में। यदि इस डायोड को हम रिवर्स बायस की भांति काम करेंगे तो वह एक ओपन सर्किट की भांति काम करेगा। यदि रिवर्स फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे तो वह एक क्लोज सर्किट की भांति यानी बंद परिपथ की भांति काम करेगा। तो इसमें ओपन सर्किट के बारे में पूछा, ओपन स्विच की भांति कौन सी अवस्था में काम करेगा। ऑप्शन देखो, मीडियम बायस, बेस बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध के मान के संबंध में चांदी की पट्टी की सहन सीमा यानी टॉलरेंस क्या होगी। चांदी की कितनी होती है, चांदी की होती है ±10%। यदि सोने के बारे में पूछ ले तो यानी सोना की पट्टी है यानी गोल्डन कलर की है तो इसकी टॉलरेंस होगी ±5%। और यदि चांदनी कलर की है
तो इसकी टॉलरेंस होगी ±10%। तो कौन सी कलर की बुक कह रहा है, चांदी कलर की पट्टी है, यानी चांदनी कलर है, सिल्वर कलर है, तो सहन सीमा होगी ±10%। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी डायोड को ओम मीटर का उपयोग करते हुए टेस्ट करते हैं, एक डायोड को ओम मीटर से जांच कर रहे हैं, यह दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है, डायोड की क्या स्थिति होगी। एक डायोड को ओम मीटर से जांच करते हैं तो दोनों कंडीशन में मान लो ये कि ये डायोड है और इसको ओम मीटर से जांच कर रहे हैं इस प्रकार से, तो ये जो लीड है ये दोनों कंडीशन यानी यहां लगाते हैं तो भी वही क्या दर्शा रहा है कि दोनों अवस्थाओं में उच्च प्रतिरोध दर्शाता है, यानी यहाँ भी अनंत प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोध दर्शाता है। और यदि लीड को चेंज करते हैं, क्या चेंज कैसे, कि ये लीड यहाँ लगाते हैं और ये लीड यहाँ लगाते हैं, दोनों अवस्थाओं में उच्च प्रतिरोध दर्शाता है, तो ये डायोड ओपन सर्किट होगा। यदि दोनों अवस्थाओं में शून्य प्रतिरोध दर्शाता है तो यह शॉर्ट सर्किट होगा। एक अवस्था में उच्च, एक में शून्य, तो ये सही है। यानी दोनों अवस्थाओं में उच्च दर्शा रहा है तो ओपन सर्किट, दोनों अवस्थाओं में लगभग शून्य या शून्य दर्शा रहा है तो शॉर्ट सर्किट, एक अवस्था में तो उच्च और दूसरी अवस्था के अंदर यानी लगभग शून्य दर्शा रहा है तो सही है डायोड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है तो यह ओपन सर्किट होगा यानी खुला होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बैटरी को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि 0.75 एम्पियर की करंट पैदा किया जाना है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होगा। कोई बैटरी है जिसे हम 20 ओम के प्रतिरोधक से जोड़ रहे हैं, मान लो ये बैटरी है, प्लस माइनस एक यहाँ पर प्रतिरोधक लगा हुआ है, ये है 20 ओम, तो ये बैटरी है 20 ओम के प्रतिरोध पर 0.75 एम्पियर की धारा ले रही है, तो V का मान क्या होगा, V बराबर है R इंटू आई। R का मान कितना है 20, I का मान कितना है 0.75, कितना हो गया 15 वोल्ट। तो V का मान यानी बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा 15 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया 15 किस में है, बी ऑप्शन में देखो 15 वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन फिलामेंट लैंप पर काम करता है, यानी कार्बन फिलामेंट लैंप है, इसका कार्यकारी तापमान क्या होता है। तो कार्बन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि टंगस्टन फिलामेंट लैंप है जो निर्वात प्रकार का है, यानी निर्वात में स्थापित टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, इसका कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री होता है। और जो गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप वाले लैंप होते हैं जिसे हम जीएलएस जनरल लाइटिंग सिस्टम में प्रयुक्त लैंप कहते हैं, इसका कार्यकारी तापमान 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें कार्बन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान पूछा है तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में देखो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो राइट आंसर हो गया बी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता की इकाई क्या है, यानी जो कैपेसिटेंस है इसकी इकाई क्या है। तो कैपेसिटेंस यानी धारिता की इकाई होती है फेरेड। तो ऑप्शन देखो ए में क्या है फेरेड, सही है, फेरेड किसकी है धारिता की। जूल किसकी इकाई होती है, जूल कार्य या ऊर्जा की इकाई होती है जूल। हेनरी इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। कुलाम होती है आवेश की इकाई, तो कुलाम। तो इसमें धारिता की इकाई क्या हो जाएगी ए फेरेड, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरपोल वाइंडिंग श्रेणी कनेक्शन में निम्न में से किससे जुड़ी होती है। जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है वो किसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। इंटरपोल वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में और मुख्य पोल के मध्य जुड़ी होती है, यानी आर्मेचर के साथ
में श्रेणी क्रम में ये इंटरपोल वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में कई बार पूछ लेते किस प्रकार की होती है, मोटे लपेटों वाली मोटे तार की कम लपेटों वाली होती है, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है और इनका संयोजन मुख्य पोल के मध्य घुमाव की दिशा में आगे वाले पोल की ध्रुवता के समान इसकी ध्रुवता रखी जाती है। तो इसमें केवल यही पूछा है कि ये किसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में। ऑप्शन देखो योक के नहीं, पोल वाइंडिंग के नहीं, फील्ड वाइंडिंग के नहीं, आर्मेचर वाइंडिंग सही है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग है को स्थिर गति ड्राइव के लिए उपयोग किया जाता है, यानी किसका है, किसको स्थिर गति ड्राइव यानी स्थिर गति परिचालन के लिए उपयोग करते हैं, यानी जो निम्न जो मोटर दे रखी है इनमें से किसका प्रयोग एक नियत गति पर परिचालन के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखो सरणि मोटर नहीं, सरणि मोटर बिना बार पर उच्च गति होती है और जो जो बार का मान बढ़ाते हैं गति घट जाती है। शंट मोटर की गति शून्य बार से पूर्ण बार तक लगभग स्थिर रहती है। यौगिक मोटर में संचयी यौगिक है तो बार का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, फ्लक्स मान बढ़ेगा तो गति घटेगी। तो बिना बार पर एक स्थिर गति, बार बढ़ने पर कुछ गति घटती है। डिफरेंशियल है तो बिना बार पर एक स्थिर गति, बार बढ़ने पर गति बढ़ती है। तो इसमें और नेक्स्ट में डी में क्या दे रखा, प्रत्यावर्ती धारा मोटर, एसी मोटर, ये भी बार बढ़ने पर गति घटती है। तो लगभग स्थिर किसकी रहती है, बी ऑप्शन से होगा शंट मोटर, यानी ड्राई के लिए स्थिर गति परिचालन के लिए डीसी शंट मोटर का प्रयोग करेंगे तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी प्रैक्टिकल डायोड में फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है, यानी एक डायोड है इसका फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है, फॉरवर्ड प्रतिरोध लगभग 0 ओम या बहुत कम प्रतिरोध होता है। रिवर्स का पूछ ले तो बहुत उच्च प्रतिरोध या अनंत है। तो ऑप्शन देखो कुछ 0 ओम, कुछ ओम, कुछ किलो ओम, अनंत। तो कुछ ओम कह सकते हैं, शून्य तो नहीं कह सकते, कुछ न कुछ तो बहुत कम होता है तो यानी लगभग 0 कह सकते हैं। तो कुछ ओम सही होगा, फिर बी ऑप्शन इसका सही होगा। और यदि रिवर्स बायस के बारे में पूछ लेता तो अनंत होता है, यानी डी ऑप्शन होता। इसमें फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध पूछता है तो बहुत कम, लगभग 0 या कुछ ओम। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत कर्षण यानी ट्रैक्शन के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ट्रैक्शन के लिए किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो संचय यौगिक जनरेटर, विभेदीय यौगिक जनरेटर, शंट जनरेटर या श्रेणी। तो श्रेणी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है ताकि जो जो बार बढ़े तो वो प्रेरित वोल्टता भी बढ़े। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडली का अंतराल गुणांक यानी पिच फैक्टर किसका अनुपात होता है। पिच फैक्टर क्या होता है, कॉइल पिच बट्टा पोल पिच। पिच फैक्टर बराबर होता है कॉइल पिच बट्टा पोल पिच। ऑप्शन देखो यानी पिच फैक्टर बराबर होता है कॉइल पिच बट्टा पोल पिच। कुंडली अंतराल और पोल माइनस पोल अंतराल यानी कॉइल पिच माइनस पोल पिच नहीं, कॉइल कुंडली अंतराल बट्टा पोल अंतराल, कुंडली अंतराल बट्टा पोल अंतराल सही है। पोल अंतराल बट्टा कुंडली अंतराल यानी अंतराल का आशय क्या है, पिच, तो सी में क्या है पोल अंतराल कुंडली अंतराल नहीं, ये विपरीत हो गया। कुंडली अंतराल इंटू पोल अंतराल ये भी नहीं, तो बी ऑप्शन सी होगा एक कुंडली अंतराल बट्टा पोल अंतराल यानी पिच फैक्टर बराबर होता है कॉइल पिच बट्टा पोल पिच। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चुंबकीय फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी फ्लक्स है वो इनमें से किस कारक पर निर्भर करता है। तो सूत्र क्या है अपना, फाई
बराबर Ni बट्टा एस, यानी एम चुंबक वाहक एम फ्लक्स बराबर होता है एम्पेयर टर्न बट्टा प्रतिष्ठम। ऑप्शन देखो, चुंबक वाहक बल, चुंबकीय प्रतिष्ठम, विद्युत वाहक बल, फ्लक्स घनत्व, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स समानुपाती Ni और फ्लक्स समानुपाती 1 बट्टा प्रतिष्ठम एस, या विलोमानुपाती प्रतिष्ठम कह सकते हैं, यानी फ्लक्स विलोमानुपाती प्रतिष्ठम, यानी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चुंबक वाहक बल के समानुपाती होता है या विलोमानुपाती, तो इसके तो समानुपाती हो गया। चुंबकीय प्रतिष्ठम सही है, इसके विलोमानुपाती होता है विद्युत वाहक बल और फ्लक्स घनत्व, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि चुंबकीय फ्लक्स है वो जो रिलेक्टेंस है पर चुंबकीय प्रतिष्ठम है इसके विलोमानुपाती होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो ट्रांजिस्टर का गुण नहीं है। ट्रांजिस्टर का गुण इनमें से कौन सा नहीं है, कम वोल्टेज पर काम करना, छोटा आकार व मजबूती, निम्न कार्यकुशलता, फिलामेंट पावर की जरूरत नहीं होती है। तो गुण नहीं है तो कम वोल्टेज पर काम करना, ये तो गुण है। छोटा आकार और मजबूती, ट्रांजिस्टर छोटा होता है मजबूत होता है, ये भी सही है। निम्न कार्यकुशलता, कार्यकुशलता उच्च होती है निम्न नहीं होती इसकी, तो ये नहीं है इसका। डी में क्या, फिलामेंट पावर की जरूरत नहीं है, ये नहीं। जो वाल्व है इसके अंदर प्री हीटिंग की आवश्यकता होती है, यानी हीटिंग एलिमेंट की आवश्यकता होती है, तो इसमें यह कह रहा है कि जो ट्रायोड वाल्व की भांति होता है ट्रांजिस्टर, तो इसमें फिलामेंट की जरूरत नहीं है। तो राइट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गुण कौन सा नहीं है, तो निम्न कार्यकुशलता ये गुण नहीं है, बाकी तो इसके गुण है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कठोर लोहा चुंबकीय पदार्थ है, जो दे रखे इनमें से कौन सा एक कठोर लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकिल, एल्निको, कोबाल्ट या टंगस्टन, तो एल्निको एक कठोर लोहा चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क धारा मोटर की सामान्य से अधिक गति पर नियंत्रित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। डिस्क धारा मोटर है, इसकी गति बढ़ानी है, सामान्य से उच्च गति पर प्रचलित करनी है, तो कौन सी विधि काम में लेंगे, तो देखो सामान्य से कम गति, सामान्य से कम गति प्रचलित करनी होती है तो आर्मेचर नियंत्रण विधि काम में लेते हैं, और सामान्य से उच्च गति के लिए फील्ड कंट्रोल विधि काम में लेते हैं। इस प्रकार से कि एन किसके समानुपाती होता है, एन है वो ईबी के समानुपाती होता है, और गति एन है वो फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, यानी कोई भी मोटर है इसकी गति ईबी के विरोधी विद्युत वाह बल के समानुपाती होती है और फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। तो फील्ड नियंत्रण विधि से फ्लक्स कंट्रोल होगा, फ्लक्स कम हो जाए, यानी फील्ड नियंत्रण विधि से फील्ड की धारा कम होगी, धारा कम होगी तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो गति बढ़ेगी। तो फील्ड नियंत्रण विधि से तो सामान्य से उच्च गति प्राप्त होती है। आर्मेचर नियंत्रण विधि से क्या होता है कि आर्मेचर का विद्युत वाहक बल कम कर देंगे तो ईबी कम हो जाएगा, ईबी कम हो जाएगा तो एन भी कम हो जाएगी, तो सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि, सामान्य से उच्च गति प्राप्त करने के लिए फील्ड नियंत्रण विधि काम में लेते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि मोटर की सामान्य से अधिक गति पर नियंत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे, सॉरी फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देखो, शंट फील्ड कंट्रोल विधि, आर्मेचर कंट्रोल विधि, फील्ड टेपिंग पद्धति, वोल्टेज कंट्रोल पद्धति, तो शंट फील्ड कंट्रोल विधि काम मिलेंगे, यानी फील्ड का शंट फील्ड है उसका फ्लक्स कंट्रोल करके हम सामान्य से उच्च गति प्राप्त करेंगे, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये था इस पेपर से संबंधित प्रश्न। ठीक है साथियों।